ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस को, जिसमें हम देखेंगे कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को सिंपल सी प्लस प्लस में भी यूज़ कर सकते हैं और हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम इन दोनों तरीकों को देखने वाले हैं। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, उसके बाद हम देखेंगे स्कोप रेजोल्यूशन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो आइए शुरू करते हैं। आपने इस प्रोग्राम को देख के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं इसे काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया x के नेम से। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसमें वैल्यू असाइन कराई 5। तो ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जिसे हम पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आके x की वैल्यू को प्रिंट कराया। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फन फंक्शन को कॉल किया और फन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाया हुआ है। यहाँ पे y क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, जस्ट फंक्शन का वेरिएबल होता है। इस y वेरिएबल को जस्ट हम फन फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम कहीं पे इसे एक्सेस करेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैं y को यूज़ करूँगा तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा कि ये जो y वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है, ये जस्ट फन फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है। बट यहाँ पे x क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, किसी फंक्शन का वेरिएबल नहीं है। तो इसे हम पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल बनाया y, जिसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कराई 10। तो यहाँ पे अगर हम y को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 10 प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराया, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे मेन फंक्शन के अंदर भी प्रिंट करा लिया और यहाँ पे मैंने इसे फन फंक्शन के अंदर भी प्रिंट करा लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल की समझ आ गई होगी। और अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कंपाइल एंड रन करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है 5। मेन फंक्शन के अंदर हमने ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराया था, इसलिए हमें यहाँ पे 5 शो हो रहा है। उसके बाद फन फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया हुआ था y के नेम से, जिसके अंदर 10 था, इसलिए हमें यहाँ पे 10 शो हो रहा है। उसके बाद फन फंक्शन के अंदर भी हमने क्या किया था, ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराया था, इसलिए यहाँ पे हमें 5 शो हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल का नेम भी x रख सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोकल वेरिएबल का नेम भी रखता हूँ x। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल का नेम भी क्या है, x है। तो यहाँ पे मैंने लोकल वेरिएबल का नेम भी रख दिया x, और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि लोकल वेरिएबल को प्रिंट कराऊँ। तो इसका नेम क्या है, x है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लोकल वेरिएबल प्रिंट हो और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हो, बट इन दोनों का नेम क्या है, सेम है। अब अगर हम इसे कंपाइल एंड रन करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शो हुआ 5, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, और मेन फंक्शन के अंदर हमने जो ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराया था उसकी वजह से हमें यहाँ पे शो हो रहा है 5। उसके बाद फन फंक्शन कॉल हुआ। फन फंक्शन के अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया था x, जिसके अंदर था 10, इसलिए हमें यहाँ पे 10 शो हो रहा है। और यहाँ पे थर्डली हमें क्या शो हो रहा है, 10 शो हो रहा है। हालांकि हम चाहते थे कि यहाँ पे हमें ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होके मिले, जो कि था 5, बट क्योंकि दोनों वेरिएबल्स का नेम सेम था, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे
भी हमें क्या शो हो रहा है, 10 शो हो रहा है, जो कि लोकल वेरिएबल है। सो हम चाहते थे कि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो, बट यहाँ पे भी लोकल वेरिएबल की वैल्यू ही प्रिंट हो रही है। दरअसल ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का और लोकल वेरिएबल का नेम सेम है। तो कंपाइलर क्या करता है, दरअसल लोकल वेरिएबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, इसलिए यहाँ पे लोकल वेरिएबल की ही वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो, क्योंकि हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास लोकल वेरिएबल का और ग्लोबल वेरिएबल का नेम सेम हो और हमने फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा डबल कॉलन। तो अगर यहाँ पे हम 2 बार कॉलन लगाएंगे तो इसे हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो अब क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू शो हुई 5, उसके बाद फन फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे हमें लोकल वेरिएबल की वैल्यू शो हुई 10, उसके बाद यहाँ पे हमें ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू शो हुई 5। क्योंकि हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया था, इसलिए कंपाइलर ने क्या किया, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को ही प्रिंट कराया और उसे ही प्रेफरेंस दी। सो इस तरह हमने देखा कि हम सिंपल C++ प्रोग्रामिंग के अंदर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपल C++ प्रोग्रामिंग के अंदर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को देखने से पहले आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का आइडिया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं और इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। इन पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, उसमें आपको वीडियो सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ कैलकुलेटर की। सो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं कैलकुलेटर और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेंबर वेरिएबल्स बनाता हूँ इंट A एंड B और इन्हें मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्राइवेट बनाता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ पब्लिक फंक्शंस बनाते हैं और यहाँ पे वाइड सेट नंबर। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आके कैलकुलेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा टाइप जो कि है कैलकुलेटर और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसका नेम रखता हूँ C1। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हैं जिस तरह के हम वेरिएबल का नेम रखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि C1 की मदद से सेट नंबर फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ को पास करते हैं 5 एंड 10 और इन दोनों वैल्यूज़ को रिसीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ x एंड y। तो क्या होगा, यहाँ पे 5 आएगा x के अंदर और 10 आएगा y के अंदर। सो उसके बाद हम क्या करते हैं कि फंक्शन की बॉडी बनाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो x की वैल्यू उसे रखा देता हूँ a के अंदर और जो y की वैल्यू उसे रखा देता हूँ b के अंदर। तो यहाँ पे a एंड b किसके होंगे, C1 के होंगे, क्योंकि C1 ने सेट नंबर फंक्शन को कॉल किया था, इसलिए यहाँ पे a एंड b किसके होंगे, C1 के होंगे। यहाँ पे जो हमारे पास कॉलर ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है अपने मेंबर वेरिएबल्स को। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ। सो C1 के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी हैं 5 एंड 10। तो C1 की मदद से हम क्या करते हैं कि शो नंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, शो नंबर
और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका रिटर्न टाइप होगा वाइड, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी रिटर्न नहीं कराने वाले, शो नंबर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ए की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ और लाइन को एंड कर देता हूँ। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ बी इज, और यहाँ पे बी को प्रिंट कराएंगे। ये ए एंड बी किसके होंगे, कॉलर ऑब्जेक्ट के होंगे। तो यहाँ पे कॉलर ऑब्जेक्ट क्या था, C1। तो यहाँ पे C1 की मदद से हमने सेट नंबर फंक्शन को कॉल किया था। तो यहाँ पे ए और बी किसके थे, C1 के थे। तो C1 के ए एंड बी के अंदर वैल्यू आ चुकी थी 5 एंड 10, और उसके बाद हमने क्या किया, C1 की मदद से शो नंबर फंक्शन को कॉल किया। तो C1 के अंदर ऑलरेडी वैल्यू थी 5 एंड 10, तो यहाँ पे ए की वैल्यू शो होगी 5 और यहाँ पे बी की वैल्यू शो होगी 10। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 10। सो अब हम देख लेते हैं कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें मेंबर फंक्शंस ही बनाने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें क्या करता है, इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि एक एंटिटी से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं और जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें एक ही ग्रुप के अंदर होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास मेंबर फंक्शंस हैं, इन्हें यहाँ पे इजाज़त होती है कि वो अपने मेंबर वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बिना डॉट ऑपरेटर लगाए। तो इसलिए क्या था, यहाँ पे C1 ने यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर लिया था ए को। बट अगर आप चाहें तो इन फंक्शंस को क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो होंगे क्लास के मेंबर फंक्शंस। जिस तरह यहाँ पे हम डायरेक्टली ए एंड बी को एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से, सो अगर हम क्लास के बाहर भी इस फंक्शन को बनाते हैं तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। ये क्लास के मेंबर फंक्शंस ही होंगे, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे बाहर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो हमारे पास फंक्शन होगा ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे हम ए एंड बी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम चाहते हैं कि जैसे मेंबर फंक्शन ए एंड बी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, इसी तरह ये वाला फंक्शन भी ए एंड बी को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, ये क्लास का मेंबर फंक्शन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये कैलकुलेटर क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा मेंबरशिप लेबल। तो वो हम किस तरह से लगा सकते हैं, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास का नेम जो कि है कैलकुलेटर, और उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, 2 बार कॉलन लगा के। तो इसे हम कहते हैं मेंबरशिप लेबल। इसकी मदद से हमें पता चलेगा कि ये कैलकुलेटर क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि फंक्शन को बाहर बना सकते हैं क्लास से, बट वो होगा क्लास का मेंबर फंक्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंबरशिप लेबल लगाना पड़ेगा। और दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास इसकी कोडिंग थी इसे इरेज कर देते हैं, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ सेमी कॉलन। एक तो हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि मेंबरशिप लेबल लगाना पड़ेगा, दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा कि इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक्स एंड वाई को रहने देते हैं तो ओके है, वरना आप यहाँ से इसे इरेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया कि इस फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिक्लेयर कराया, उसके बाद बाहर आके हमने यहाँ पे मेंबरशिप लेबल लगाया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं उन्हें क्लास से आउटसाइड बना सकते हैं, बट वो होंगे क्लास के मेंबर फंक्शंस। तो इस फंक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास से बाहर बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और इसकी जो बॉडी है इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
उस फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर कराएंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंबरशिप लेबल लगाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कंपाइलर को कि ये वाला फंक्शन किस क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास का नेम और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जिस तरह से पहले सेट नंबर फंक्शन और शो नंबर फंक्शन क्लास के मेंबर फंक्शन थे, इसी तरह अब भी ये क्लास के मेंबर फंक्शन ही हैं। जस्ट यहाँ पे एक डिफरेंस होता है कि अगर हम क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन को बनाते हैं तो वहाँ पे ये जो फंक्शंस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन फंक्शंस होते हैं। बट अगर आप क्लास के बाहर मेंबर फंक्शंस को बनाते हैं मेंबरशिप लेबल लगा के, तो यहाँ पे अगर आप इसे इनलाइन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये फंक्शन इनलाइन होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसे इनलाइन बनाना चाहते हैं तो आपको इनलाइन वाला कीवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट अगर आप इसे क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन बनाएंगे तो वहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन फंक्शन होगा। और अगर आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है, तो इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को सिंपल C++ प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम वीडियोस सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन तीनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।